Hello everyone. Today in financial management of business studies, I am going to discuss the next important topic, that is capital structure and its affecting factors. Let's start the topic. First, the meaning of capital structure. The capital structure means determining the proportion of debt and equity in total required fund of an organization. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो टोटल रिक्वायर्ड फंड है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो टोटल रिक्वायर्ड फंड है, उस टोटल फंड के अंदर डेट फंड कितना होगा और इक्विटी मीन्स ओनर फंड कितना होगा। इस चीज़ को यहाँ पर हम जब फाइंड करते हैं या इसको हम एस्टिमेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। और एक फाइनेंस मैनेजर का यही रोल होता है कि एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार करे, जिसमें जो एक आइडियल रेशियो होगा डेट का और इक्विटी का मीन्स ओनर फंड का, उसको डिसाइड करे। दैट इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। एक और डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। डिटरमाइन करना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है, उसके प्रपोर्शन को, कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर है कि जो हमारी टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उस कैपिटल के अंतर्गत ओनर्स फंड कितना होगा और बोरोड फंड कितना होगा, इन दोनों के कंपोजिशन को डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है। दैट इज़ प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन टोटल रिक्वायर्ड फंड। टोटल रिक्वायर्ड फंड जो है उसके अंतर्गत, जैसा हमने आपको बताया कि ये डिसाइड करना है कि ओनर्स फंड कितना होगा और बोरोड फंड कितना होगा। इसकी जो एक आइडियल प्रपोर्शन है उसको डिटरमाइन करना ही कैपिटल स्ट्रक्चर है। Because a right proportion of debt and equity increase the rate of return of owners। अगर हम एक राइट प्रपोर्शन में डिसाइड करते हैं डेट और इक्विटी को, मीन्स ओनर फंड एंड बोरोड फंड को, अगर हम एक आइडियल प्रपोर्शन में अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो रिटर्न ऑफ ओनर्स है या रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है वह इंक्रीज़ होगा। और वही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, दैट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो उस ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पर आसानी से अचीव कर पाएंगे। देयरफॉर डेट एंड इक्विटी फंड शुड बी इन राइट प्रपोर्शन इन ऑर्डर टू इंश्योर एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसलिए यहाँ पर एज ए फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करना है एक राइट प्रपोर्शन को, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर को, ताकि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट कैन बी अचीव। नाउ 2017 में बोर्ड एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जैसा हमने मीनिंग आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो आप मीनिंग भी देख सकते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस। इट रिफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो जो भी डेफिनेशन आपको याद है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2017। नेक्स्ट अब आते हैं फैक्टर्स के ऊपर कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते समय एक फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है इसमें कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस देखना है, ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो जनरेटिंग पोजीशन को देखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो को देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखना है, कॉस्ट ऑफ डेट देखना है, टैक्स रेट देखना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को देखना है, फ्लोटेशन कॉस्ट देखना है, रिस्क कंसिडरेशन देखना है, फ्लेक्सिबिलिटी देखना है। ये सभी फैक्टर्स के अलावा देयर आर सम मोर फैक्टर्स जिनको कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते समय, डिटरमाइन करते समय ध्यान में रखना है एज ए फाइनेंस मैनेजर। कंट्रोल कंसिडरेशन को ध्यान में रखना है,
स्टॉक मार्केट रिएक्शंस को भी देखना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर हैं जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से, दैट शुड बी आल्सो केप्ट इन माइंड। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज़ को भी देखना है जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो दीज आर द important factors which must be kept in mind by the finance manager at the time of designing an ideal capital structure for the organization or company. Now see one by one cash flow ability for servicing the debt. यहाँ पर हमें बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो पोजीशन को देखना है। इसके अंतर्गत सर्विसिंग डेट मीन्स पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन्स as and when it is due for payment. If a debt is to be included in the capital structure, the company should estimate the future cash flow to ensure the coverage. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इनफ्लो ऑफ कैश है ये किस तरह का है। अगर इनफ्लो सफिशिएंट है, क्योंकि अगर हम डेट फंड को इंक्लूड करेंगे, बोरोड फंड को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना है। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वह हमें रेगुलर टाइम टू टाइम पे करना है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन इस कंडीशन में है कि इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर इस दोनों का पेमेंट करने के लिए आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर सफिशिएंट कैश जनरेट करने में ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है, इनफ्लो ऑफ कैश इज सेटिस्फैक्टरी, देन कंपनी कैन इंक्लूड डेट फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें कैश फ्लो एबिलिटी में यही चेक करना है कि अगर जो कैश की इनफ्लो जो है दैट इज़ सफिशिएंट है, तो देन वी कैन इंक्लूड डेट फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के थ्रू हमें ये देखना है कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना होगा अगर हम डेट फंड को इंक्लूड करते हैं तो हमारी अर्निंग उसके कंपैरिजन में कैसी है। ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। मतलब कितना गुना हमारा प्रॉफिट है इंटरेस्ट जो हमें पे करना है। हायर द रेशियो, अगर हायर है तो इट मीन्स देयर इज़ लोअर रिस्क फॉर द कंपनी टू पे ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम। जैसे अगर सपोज करिए 8 टाइम्स आता है तो इट मीन्स 8 टाइम्स आने का मतलब ही है कि हमारी जो प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी है वह इंटरेस्ट पे करने से 8 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी इज़ एबल टू पे देयर इंटरेस्ट वेरी इजीली क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना है। अगर हमारा ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है तो इन दैट कंडीशन we will include more debt fund in the capital structure of company. इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR। यहाँ पर हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट के भी कवरेज की बात करते हैं। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन मस्ट बी इनफ टू सर्विस द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट है इन दोनों को हमारी पे करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे डेट सर्विस कवरेज रेशियो फाइंड किया जाता है। हायर द रेशियो, अगर जितना हाई आएगा उतना ही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल होगा और कंपनी जो है वह आसानी से अपने डेट्स को और प्रेफरेंस शेयर की जो लाइबिलिटी होगी उसको पे करने में कैपेबल होगी। तो देन वी कैन इंक्लूड मोर डेट फंड और बोरोड फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज़ ROI, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे देखना है। इफ़ ROI इज़ हायर देन द इंटरेस्ट फॉर डेट borrowed fund can be increased in capital structure, otherwise increase in equity portion is good। अगर हमारा ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आता है देन इंटरेस्ट ऑन डेट फंड। अगर हम डेट फंड या बोरोड फंड लेते हैं उससे अगर ये कंडीशन आती है, जैसे हमारा ROI सपोज करिए 14% आता है और इंटरेस्ट ऑन डेट फंड है वो 10% है, तो इस केस में अगर इस तरह की पोजीशन अगर आ रही है तो हमें डेट फंड को अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 4% एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिलेगा अगर हम इंटरेस्ट ऑफ बोरोड फंड पे कर देते हैं, तो उसके बाद भी 4% बचेगा। तो इस कंडीशन में कंपनी कैन इंक्लूड मोर
बोरोड फंड और डेट फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसके रिवर्स कंडीशन आती है तो फिर कंपनी को ओनर्स फंड की तरफ जाना चाहिए, इक्विटी को अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। इफ़ द फर्म इज एबल टू बोरो ए लोअर रेट एट ए लोअर रेट, इट मे प्रीफर मोर डेट दैन इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कंपनी बोरोड फंड को बोरो करती है लोअर रेट पर, बोरो करने में, पैसा रेज करने में सफल हो जाती है, तो उस कंडीशन में कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के बजाय मोर डेट फंड को इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टैक्स रेट। इनकम टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो अगर हम बोरोड फंड को इंक्लूड करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को पे करने की वजह से ये एक्सपेंसेस माना जाता है, और उस कंडीशन में हमारी जो टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि एक्सपेंसेस से हमारी प्रॉफिट रिड्यूस होती है और हमारी टैक्स लायबिलिटी जो होती है वह भी कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर बोरोड फंड को कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इंक्लूड करते हैं तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, जबकि हम अगर ओनर्स फंड की तरफ जाते हैं तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें टैक्स रेट वाले फैक्टर को भी ध्यान में रखना है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी को कौन सा फंड डिक्रीज़ करता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें उस फंड को इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। When a company increases debt in their capital structure, the financial risk faced by the equity shareholder may increase, so that the company cannot use debt beyond a point. एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें जो है वह डेट फंड को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा अगर डेट फंड ले आते हैं तो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूचर में जो लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है, राइज हो रही है, तो उसको अगर आप पे नहीं कर पाएंगे तो बिज़नेस के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा और आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक सर्टेन पॉइंट के बाद, और उस सर्टेन फाइंड को हम फाइंड करने में सफल होते हैं ROI की मदद से, जहाँ पे हम ये चेक कर पाते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड है और हमारी जो अर्निंग है वह कितना आ रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ROI अगर हमारा मोर देन इंटरेस्ट रेट आता है तो उस केस में हम जो है फिर यहाँ पर बोरोड फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिवर्स कंडीशन आने पर हम बोरोड फंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो सर्टेन पॉइंट की बात कर रहा है, बियॉन्ड ए पॉइंट, यहाँ पर हम ROI के थ्रू इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बोरोड फंड को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, इट इज़ ए कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्लोटिंग इशू सिक्योरिटीज़ सच एज ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग कमीशन एट्सेट्रा। ये एक्चुअली फ्लोटेशन कॉस्ट जो है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज़। जब सिक्योरिटीज़ को हम इशू करते हैं तो इशू करने पे जो कॉस्ट आती है दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको दिया गया ब्रोकरेज है और अंडर राइटिंग कमीशन है। इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसमें हमें देखना है कि ये ओनर्स फंड पे ज़्यादा आ रहा है या बोरोड फंड पे आ रहा है, ये डेट फंड पे ज़्यादा आ रहा है। तो ये देखा जाता है कि डेट फंड में जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो जनरली लो होती है और ओनर्स फंड में ये हाई होती है। तो उस केस में हमें अगर फ्लोटेशन कॉस्ट डेट फंड की कम आती है तो हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट फंड को इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क की बात करें तो दोनों फंड में जो ओनर्स फंड है और बोरोड फंड है, किसके द्वारा जो है फाइनेंशियल रिस्क जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा क्रिएट होता है। तो बिजनेस हैज़ टू टाइप ऑफ रिस्क, दे आर फाइनेंशियल रिस्क टू पे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ डेट्स, ये फाइनेंशियल रिस्क के पार्ट है, एंड बिजनेस रिस्क जिसमें ऑपरेटिंग रिस्क आता है। तो इट मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल चूजिंग ए सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते समय, डिटरमाइन करते समय यहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजर है उसको रिस्क कंसिडरेशन को ज़रूर ध्यान में रखना है कि किस तरह के रिस्क, अगर फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस के ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर हमें डेट फंड की तरफ नहीं जाना चाहिए, और
हमें कम से कम डेट फंड को इंक्लूड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओनर फंड की तरफ अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना चाहिए, मीन्स इक्विटी को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क हमारे पास नहीं होंगे। तो इस तरीके से रिस्क कंसिडरेशन वाले फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। हमें ये देखना है कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है हमारे लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसमें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ या चेंजेस कर सकते हैं। तो जिस फंड में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस फंड को हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड according to the need of changing conditions. To maintain flexibility, the company should maintain some borrowings power to take care of unforeseen circumstances. तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो बोरोड फंड में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर सरप्लस फंड है तो हम उसको रीपे कर सकते हैं, और फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको आसानी से और रेज कर सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जिस सोर्स ऑफ फंड में हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, दैट source of fund should be included in the capital structure of the company. Next factor is control consideration. अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो बिजनेस का जो कंट्रोलिंग है, जो कंपनी की कंट्रोलिंग है, वह किस सोर्स ऑफ फंड से अफेक्ट होती है। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोलिंग डाइल्यूट हो जाए तो आप इक्विटी फंड को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सम मोर इक्विटी शेयर होल्डर गेट द चांस इन द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि कंट्रोल में कोई इफेक्ट हो, डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो, तो इन दैट कंडीशन हमें बोरोड फंड की तरफ जाना चाहिए। इफ़ द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू बी रिटेन्ड, अगर वही रखना है तो देन डेट फाइनेंसिंग इज़ रिकमेंडेड फॉर रेजिंग एडिशनल फंड। तो फिर हमें डेट फंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो लेंडर्स होते हैं, जो फाइनेंसर यहाँ पर होंगे, उनको पार्टिसिपेशन का राइट नहीं दिया जाता, उनको कंट्रोलिंग राइट नहीं होता है। जैसा आपको पता है कि डिवेंचर के थ्रू जैसे कंपनी फंड रेज करती है तो डिवेंचर होल्डर हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कंट्रोल पहले जिनके हाथ में था उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा। तो यही बात यहाँ की जा रही कि मैनेजमेंट अगर चाहता है कि उसके पास कंट्रोलिंग जो है वो रिटेन रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, तो फिर हमें बोरोड फंड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं चाहते हैं, कुछ नए लोगों को इंक्लूड करना चाहते हैं, देन दे कैन गो फॉर ओनर्स फंड, दैट इज़ इशू ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि हमारी जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हमें फॉलो करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। एज ए फाइनेंस मैनेजर जो भी रूल सेबी ने बना रखे हैं उन सभी रूल को ध्यान में रखते ही हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन को इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर प्रेफर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ फॉर सेफ्टी। अगर मार्केट में डिप्रेशन टाइम है तो आपको पता है डिप्रेशन टाइम में डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो उस केस में जो है, अगर उस समय आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर ओनर्स फंड की बजाय आपको बोरोड फंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ओनर्स फंड में जो है इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से झिझकते हैं, और वह जो है उन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं जहां पर उनको एक सर्टेन फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, और ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डेट फंड में ही ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए वो डेट फंड की तरफ जाते हैं। तो अगर मार्केट कंडीशन जो है स्टॉक मार्केट की डिप्रेशन टाइम को शो करता है तो इन दैट कंडीशन हमें बोरोड फंड को इंक्लूड करना चाहिए। जबकि अगर इसके रिवर्स कंडीशन है, बूम कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमें शेयर को इशू करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में डिमांड बहुत अच्छी होती है, मार्केट जो है वो फ्लोरिशिंग कंडीशन में होती है, और यहाँ पे जब इशू ऑफ शेयर होगा तो वो आसानी से शेयर यहाँ पर पब्लिक के द्वारा ले लिया जाएगा, और कंपनी जो रिक्वायर्ड फंड है उसको आसानी से कलेक्ट कर पाएगी। तो इसलिए स्टॉक मार्केट कंडीशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है
कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें सिमिलर टाइप के जो कंपनीज़ हैं उनके भी कैपिटल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर उनकी कंपनी उस पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सक्सेस पा रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, तो हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी हियर, कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलोड बाय अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री मे बी अडॉप्टेड बाय कंसिडरिंग वेदर दे आर इन कन्फॉर्मिटी विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स और नॉट। तो यहाँ पे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल structure of a company or organization that should be kept in mind while determining the capital structure। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ही अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना चाहिए। नाउ 2015 में क्वेश्चन आया, हाउ डज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। जैसे एक फैक्टर के रूप में हमने यहाँ पे देखा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वह कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्योंकि जो इक्विटी रेज़ करने की जो कॉस्ट होती है वो डेट फंड की कॉस्ट से ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट करती है और फाइनेंस मैनेजर उसको ध्यान में रखता है। तो यू कैन सी हियर द आंसर, यूज़ ऑफ हायर डेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेज। डेट कैन देयरफॉर बी यूज्ड ओनली अप टू ए लेवल। जैसा आपको बताया गया था कि यहाँ पे डेट फंड को एक सर्टेन लेवल तक ही हम ले जा सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर डेट लेते हैं तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल रिस्क को ये बढ़ाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।